एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। आईबी स्मृति बाय डॉक्टर शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। आईबी स्मृति, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें आईबी स्मृति आरोग्य सदन, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। और हम बता दें, दरभंगा डीएमसीएच में लगातार बदलाव आ रहा है, जिससे कि अपेक्षा भी दरभंगा की लाखों जनता कर चुकी है। जैसे ही दरभंगा डीएमसीएच के नए अधीक्षक के रूप में डॉक्टर आर प्रसाद आए, उन्होंने सारी कमियों को पूरा करने के साथ विकसित करने की योजना बनाई और ये योजना धीरे धीरे कागज से धरातल पर उतरा है। कितना उतरा है? हमारे साथ डॉक्टर आर प्रसाद हैं जिनसे अब जब आए थे उसके बाद आपने लगातार 3 महीने काम किया। क्या आपने अध्ययन किया? क्या मैंने अपने आने के बाद ही मैंने 3-4 चीज़ों के बारे में सोचा था, इसे मैं 3 महीने के अंदर में बिल्कुल पटरी पर ले आऊँगा। जैसे कि सफाई, पेयजल, शौचालय और डॉक्टरों की उपस्थिति। तो इस विषय में मुझे ये कहना है कि सफाई की जब बात होती है तो मेरी इंटरनल सफाई तो मैं यथासंभव करा पाता हूँ और बहुत हद तक इससे मैं सफल भी हुआ हूँ। और जो पहले शौचालय की तरफ जाने पर दूर से ही दुर्गंध आती थी, वो वैसा नहीं मिलेगा। हर एक टॉयलेट अब साफ़ सुथरा रहता है और जो उसमें जो गंदगी महक होती थी वो अब नहीं है। जिसका दरवाज़ा नहीं होता था शौचालय में, उसका दरवाज़ा भी लग चुका है। लेकिन कुछ एक परेशानियाँ आ रही हैं इसमें कि शौचालय की टंकी 40-42 साल से साफ नहीं है। मेरी बात नगर आयुक्त से 2-3 बार हुई इसको साफ़ कराने के लिए। तो साफ़ कराने के लिए उनका कोई यंत्र आया जिससे कि हमारा नहीं सफाई हो सकता था, क्योंकि जम के कठोर हो चुका है। उसका मैनुअली सफाई होनी चाहिए, जो मैंने लिखा भी था अपने पत्र में। और उसके लिए मैंने प्रत्येक 25 टैंक का मैंने 25,000 जमा भी कराया था, लेकिन आज तक 2 महीना बीत गया है, लेकिन आज तक उसकी सफाई नहीं हो पाई है। और क्या होना है उसका, उसके लिए भी कोई जवाब नहीं आया है। और मैंने उसका रिमाइंडर भी दिया है, मैंने यहाँ के महापौर को भी कहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। और अभी तक वैसे ही टैंक गंदा है, जिसके कारण शौचालय जिस तरह से कार्य उसका होना चाहिए था उस तरह से नहीं। वो सफाई तो होती रहती है, लेकिन जब तक टैंक की सफाई नहीं होगी तब तक पूरे तौर से शौचालय वो कार्य प्रणाली ठीक नहीं हो पाएगी। यहाँ पर मैं अपने को लाचार अनुभव कर रहा हूँ। दूसरी बात हमने कही थी पेयजल की। पेयजल की समस्या बहुत हद तक हल हो गई है। जहाँ जहाँ चापाकल खराब थे वहाँ हमने लगवा दिया है, जहाँ ठीक करा दिया है। जहाँ नए चापाकल के गिराने की बात है वहाँ भी 1-2 में लगवाया है। और उसके बाद जो भी तरह की सबमर्सिबल की गड़बड़ी होती थी वो सब भी हमने ठीक करा दिया। और कभी ख़राब होती भी है तो 2 से 3 घंटे में वो ठीक होता है। इसमें हमें
इनकी भी सहायता मिली थी। एक्जीक्यूटिव इंजीनियर जो कार्यपालक अभियंता है, उनकी मदद हमें मिली, जिसके कारण हम शौचालय का कार्य और सबमर्सिबल पानी का कार्य बहुत हद तक ठीक ठाक कर सके। अब रही बात शौचालय की बात जब उठी है तो आकस्मिक विभाग में बिल्कुल ही व्यवस्था नहीं थी, लोगों के लिए भी, परिजनों के लिए भी। तो वहाँ कुछ पानी वानी जमा था, इससे थोड़ी देर हुई, लेकिन वो प्रक्रिया में है। मैं समझता हूँ कि 15 दिनों में वो भी 2 वहाँ पर शौचालय निर्मित हो जाएगा। ये भी एक उपलब्धि होगी वहाँ पर लोगों के लिए। वहीं पर हमने कहा था दूसरी बात कि पेयजल का, तो पेयजल की व्यवस्था बहुत हद तक कर दी गई है। कुछ और जगह पर मैंने चिन्हित किया है कि यहाँ भी पेयजल की आवश्यकता है और उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, लेकिन इसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली है। सफलता बहुत हद तक मिल चुकी है। अब आते हैं कि जो डॉक्टरों की उपस्थिति के लिए, मैंने डॉक्टरों की उपस्थिति को बहुत सीरियसली लिया, पर्टिकुलरली सीनियर डॉक्टर्स की भी, और इस विषय में मैंने औचक निरीक्षण किया है बहुत बार, और उसमें देखा है कि कुछ जो चिकित्सक वहाँ पर नहीं मिले हैं उनके बारे में मैंने स्पष्टीकरण पूछा है, चेतावनी भी दी है कि आपको अपने समय से आना ही होगा। वो जो आप देर से आते हो या नहीं आते हो वो नहीं चलेगा। तो उस पर मैंने स्पष्टीकरण मांगा है और उन्होंने कहा है, हमें श्योर किया है कि मैं रहूँगा, और मैं उनके कहने से नहीं, मैं समय समय पर उनका निरीक्षण करता हूँ। हमारे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट भी वहाँ जाते हैं, देखते हैं, और ऐसे भी जब खबर मिलती है तो मैं वहाँ तुरंत देखता हूँ। मैंने मुख्य विभाग अध्यक्ष को कहता हूँ कि आपके डॉक्टर अभी नहीं है तो 5 मिनट के अंदर उपलब्ध वहाँ कराइए, नहीं तो फिर मैं स्पष्टीकरण नहीं दूँगा। उनका नाम अखबार में भी आता है, जो लोग नहीं आते हैं उनका नाम अखबार में भी आता है, दूसरे लोग भी जानते हैं। मैंने सबों का मोबाइल नंबर, सबों का वो उपस्थिति दर्ज कराने के लिए विभागाध्यक्ष को कहा है, वो सुनिश्चित करें। अभी जो आपका दशहरा आ रहा है उससे मैंने सभी विभागाध्यक्ष को लिखा है कि मोबाइल नंबर सहित, और वो हमारे पास डॉक्टरों की प्रति होनी चाहिए कि उनका रोस्टर क्या रहेगा, इमरजेंसी में या वार्ड में या आईसीयू में उनको परिस्थिति क्या रहेगी, या लेबर रूम में कहाँ रहेगी, तो वो सारा का सारा स्पष्ट करके आया है। मैंने उसकी एक कॉपी जिलाधिकारी को भी भेज दिया है। इस तरह से मैं सोचता हूँ कि पूजा के दौरान भी अगर किसी तरह की आपातकालीन स्थिति आती है तो मेरा अस्पताल हर समय तैयार है। ब्लड की भी स्थिति अभी ठीक है। मैंने कुछ अपने स्तर से भी और कुछ जो मेरे ये हैं यहाँ के NGOs हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कुछ समय पर आप ब्लड कैंप लगाते रहें, ताकि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास डोनर नहीं होता है और उसे हम लोग मुफ्त में देते हैं, निःशुल्क देते हैं। यहाँ पर ब्लड बैंक में मैंने एकदम सुनिश्चित किया है कि जो भी डोनर हैं, जो भी डोनेट करते हैं, उनके लिए रिप्लेसमेंट एज पर रूल उनको मिले, और मिल रहा है अभी। और इस तरह से कोई भी शिकायत आने पर मैं फिर एक्शन भी लूँगा। मैंने डाइट के बारे में सोचा था कि डाइट जो मरीजों को मिले वो समुचित हो और सबों को मिले, तो मैंने डाइट सेक्शन का भी निरीक्षण किया। डाइट सेक्शन का जो गंदगी थी उसको मैंने साफ़ सुथरा कराया। उसमें आने जाने का भी मैंने देखा कोई जूता पहन कर अंदर में नहीं जाए। वो खाने की क्वालिटी हमने चेक किया, चावल दाल सब्जी अलग से, क्या क्या सब्जी नहीं होना चाहिए, क्या क्या सब्जी होना चाहिए, मसाला कैसे होना चाहिए, ये सब तरह की बात थी। रोटी नहीं बन पा रहा था, उसके विषय में निर्देश दिया कि ऐसे जिनके लिए रोटी की मांग आती है सिस्टर के द्वारा, उनको रोटी ही दी जाए। और इस तरह से, और मैंने वार्ड में भी चेक किया कि उनका नाश्ता कैसा होता है, फल कैसा होता है, दूध कैसा होता है, ये भी हमने देखा। मैंने खाना के बर्तन को उलट के देखा कि इसमें क्या खाना है। दाल की भी क्वालिटी हमने देखी, बनी हुई दाल की, तो देखा कि ठीक है। मुझे फीडबैक भी मिला, कुछ मरीजों से मैंने पूछा कि आपका इलाज तो होता है, उसमें कोई कमी है तो बताइए, अगर खाने में कोई समस्या आती है या नहीं ठीक रहता है या कोई चीज़ की कमी रहती है तो बताइए। तो उन लोगों ने अपनी संतुष्टि जताई, जिससे मैं भी आश्वस्त हुआ कि कम से कम ये जो उन्हें भोजन मिलता है वो ठीक मिलता है। ये कुछ जो समस्या आती है, मैं कहना चाहूँगा कि ये दरभंगा मेडिकल कॉलेज आज से जो 40-50 वर्ष पहले बना था, अस्पताल बना था, उसी रेशियो में मरीज़ के अनुसार बना था। लेकिन ये मरीज़ की संख्या दिनानुदिन बढ़ती गई। जैसे हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोशन की बात करते हैं, उसी तरह पेशेंट एक्सप्लोशन भी हो रहा है, जिसके लिए हमारा अस्पताल उतना तैयार नहीं है। वो स्थिति वही है। उधर से जाने पर कभी अब आउटडोर जाएंगे तो देखेंगे OPD में कि मरीजों की संख्या बहुत है, और वो जो है सो किसी तरह से निकालते हैं। दवा वाले काउंटर पर भी उतनी भीड़ रहती है। तो हमारे पास नर्सों की बहुत कमी है, जहाँ 1200 होनी चाहिए उस समय के अनुसार वो अभी 294 है, अभी तक कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। यहाँ 4th ग्रेड की भी उतनी कमी है। कहा गया था वो प्रधान सचिव के द्वारा कि जो आउटसोर्स से इसको सुरक्षा आउटसोर्स से इसको पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो मेरा 4th ग्रेड भी खाली है, 3rd ग्रेड भी खाली है।
यहाँ के कुछ डॉक्टर की भी रिक्तियाँ हो गई है। मेड्स में 12 जो डॉक्टर थे POD का कार्य करते थे वो भी अब वहाँ कमी हो गई है। POD का काम करने पे एक डॉक्टर को बहुत ज़्यादा लोड हो रहा है। इस तरह से जो भी लोग हैं, नर्सेस की कमी के कारण इतने बड़े वार्ड में 2 नर्सें काम करती है। किसी तरह से कभी बीमार होती है, कभी कुछ होती है, मुझे उनका भी ख्याल रखना है। जो डॉक्टर यहाँ रहते हैं, जो नर्सें रखती हैं, जो 4th ग्रेड रखती हैं, मेरा दायित्व तो उन्हीं की तरह है, क्योंकि मैं इस अस्पताल को एक परिवार समझता हूँ जिसका मैं मुखिया हूँ। वो लोग भी मेरे परिवार के सदस्य हैं। उनकी भी बीमारी, उनकी भी लाचारी, उनका भी रहन सहन, उनका भी शौचालय, उनका भी पेयजल, उनके घरों की भी सफाई मुझे ही देखना है और मैं देखता भी हूँ। मैंने उन्हें कहा है कि आप फील फ्री टू से मी एनीथिंग अबाउट योर प्रॉब्लम्स। तो मेरे पास आते हैं, अगर वो नहीं स्वस्थ रहेंगे, वो नहीं खुश रहेंगे, तो ये काम नहीं ठीक से हो सकेगा। अस्पतालों की सेवा में मरीजों की सेवा अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। तो मैं उनका भी ध्यान रखता हूँ। अभी एक कार्यक्रम जुटा है हम लोगों के साथ, वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में सभी जगह 1.5 करोड़ करीब जनता चिन्हित की गई, परिवार चिन्हित की गई है, जिन्हें 5 लाख के अंतर्गत उन्हें सभी तरह की चिकित्सा सुविधा मुहैया उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह से मैंने अपने यहाँ एक प्रकोष्ठ बनाया है, सुरक्षा प्रधानमंत्री आरोग्य योजना जो है आयुष्मान भारत का, उससे मैंने एक प्रकोष्ठ बनाया है, जिससे मैंने अपने डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट वसंत शर्मा जी को मैंने उसे यहाँ पर उनका कोऑर्डिनेटर बनाया है। उनके अंदर एक 3rd ग्रेड एम्प्लॉय दिया है, एक हमने डाटा ऑपरेटर दिया है, और जो भी सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं नेट पर, उसे मैं डाउनलोड करके उसका फाइल कराता हूँ। मेरे समझ में थोड़ी देर तो हुई, लेकिन मेरे समझ में ये है कि मुझे वहाँ से कुछ डायरेक्शन या गाइडलाइंस तुरंत का तुरंत नहीं मिलता है। जो भी अफसर अगर बात करते हैं किसी चीज़ पर, वो कोई ऑप्शन नहीं देते हैं, कोई गाइडलाइंस नहीं देते हैं, कोई सीधे क्लास लेते हैं कि जैसे कि वहाँ सब चीज़ गलत ही चल रहा है। उनकी ओर से हमें कोई सहायता नहीं मिलती है। वही अधीक्षक जो इतने सारे कार्य में व्यस्त हैं, उन्हें ही वो कार्य संपादित करना होता है। वही डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, हमारे यहाँ के क्लर्क जो ऑलरेडी फुल हैं, अपने लोड से लोड हैं, उन्हीं को लोड और कराया जाता है। हमारे यहाँ कोई डाटा ऑपरेटर नहीं दिया गया है, कोई सामग्री नहीं दी गई है। ये 1.5 महीना बीत गया है, लेकिन जब किसी चीज़ को करने में मुझे परेशानी होती है, उसको कुछ वो लोग नहीं समझते हैं, सीधी कहते हैं कि आपका हॉस्पिटल आपका DMCH जो है सो रडार पर है। इस तरह के धमकी देते हैं। और दूसरी बात, जब कुछ कहते हैं कि हम लोग संकल्प करते हैं, तो कहते हैं कि ये तो प्रवचन वाली बात होगी। तो उनके तरफ से अपने वो नहीं देखते हैं। और जो अधीक्षक हैं, उपाधीक्षक हैं, उन्हीं लोगों के मॉनिटर हैं जो अपने कार्यों के अतिरिक्त वो काम करें। उनका कोई नोडल अफसर नहीं होता है। वो सब हम ही लोगों को जो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, उन्हीं पर और लोड डालते हैं, जिससे कार्य करने में परेशानी होती है। और जब कुछ भी पूछते हैं तो कहता है गाइडलाइंस आ रहा है, तो एक मोबाइल पर आ जाता है, उसका कोई हार्ड कॉपी, कोई यहाँ आने वाले। अभी थोड़ी खुशी इसलिए हुई कि 2 जने आए थे यहाँ पर, उन लोगों ने यहाँ पर कुछ मार्गदर्शन किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर वो भी स्पष्ट नहीं थे। तो इस तरह का अगर बराबर कुछ उनका भेजा जाए और एक नोडल अफसर यहाँ रहे, उनकी तरफ से डाटा ऑपरेटर आए, उनकी तरफ से मॉनिटर आए, उनकी तरफ से सब कुछ लगाया जाए यहाँ पर, तब हम लोग उस तरह से कार्य कर सकेंगे जैसा उनकी हमसे अपेक्षाएं हैं। तो इसके लिए उन्हें भी कुछ करना होगा। पैसे की जहाँ तक बात है, रोगी कल्याण समिति से पैसा निकाला जाएगा इसमें, लेकिन रोगी कल्याण समिति से पैसा निकालने में जितनी भी परेशानी आती है, सर्वविदित है कि पिछली बार जो हमें रोगी कल्याण समिति से पैसा निकालने में 3 महीने लग गए। तो इस तरह से अब कल जब हमने बात उठाई कि रोगी कल्याण समिति में ये समस्याएं आती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। अब अपना अकाउंट खुलवा लीजिए, किसका अकाउंट खुला लीजिए, कौन कौन रहेंगे उसमें सिग्नेटरीज, क्या रहेंगे, उसका कोई गाइडलाइन नहीं है। सीधे कि आप अपना अकाउंट उसके अनुसार खुलवा लीजिए। तो इस तरह से जवानी जमा खर्च जो बात होती है, तो उससे काम नहीं चलेगा। उनको आना होगा, उनको बताना होगा कि किस तरह से करें, और गाइडलाइंस की बराबर एक कॉपी आनी चाहिए, ताकि हम लोग का समुचित मार्गदर्शन हो सकेगा। ये प्रधानमंत्री के द्वारा की गई एक अच्छी योजना है, लेकिन उससे सबूत होने के लिए इसके जो एडिशनल CEO हैं या यहाँ भी राज्य स्वास्थ्य समिति है, इन लोगों को भी उसी तरह से सामने होगा जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है, तभी वो अधीक्षक उस तरह से सफल हो सकता है। खासकर आयुष्मान भारत को लेकर के भी बहुत सी भ्रांतियां हैं जिसे सामने लाने की आवश्यकता है। लेकिन 1-2 चीज़ था जो हम लोग जिसमें कार्य कर रहे थे। एक था कि मरीज के साथ जो परिजन को जो कार्ड देना था, उसको लेकर के जो कार्ड वो पेंडिंग था, क्योंकि ये सबसे गंभीर समस्या है। जूनियर JDA ने भी इस मुद्दे को रखा था। ये
इसमें ऐसा है कि यहाँ पर जो भी रोगी आएंगे वो इंडोर के लिए जो एडमिट होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर उनका चिन्हित करके हम लोग उसको राज्य स्वास्थ्य समिति पटना भेजते हैं और वहाँ से ऑनलाइन ही वो उनका येलो कार्ड भेजते हैं। उनके पास आधार लिंक सारी चीज़ हैं जिससे वो मिलान करते हैं। मिलान करने पर येलो कार्ड भेजते हैं और येलो कार्ड उनको मिल जाने पर वो यहाँ या यहाँ से बाहर कहीं भी ऑपरेशन करा सकते हैं, इलाज करा सकते हैं और उनको 5 लाख के तहत उनके परिवार में एक लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, लेकिन कभी कभी वो जो चीज़ उपलब्ध कराते हैं उनका वहाँ से मिलान नहीं हो पाता है, तो वो जब मैच नहीं करता है, जैसे किसी का सिंह सिन्हा हो जाता है, किसी का कुमारेश हो जाता है, इस तरह से कुछ नाम में कहीं कहीं गलतियाँ रहती है। उसका मैंने किसी भी कारण से वहाँ पर मिलान नहीं हो पाता तो उनका येलो कार्ड नहीं आता है, तो फिर वो एक समस्या आती है। तो मेरा ये भी था कि अगर इस तरह से हमारे ही लोगों से, मेरे ही संसाधन से उनका काम चले, ये काम चले, तो इसमें परेशानी आ रही है। मेरा एक ये है कहना इसमें। एक बात ये भी आती है, कुछ लोगों को जब मैं कहता हूँ, मेरे जो हॉस्पिटल मैनेजर कहते हैं कि आपको ये ऑपरेशन प्रधानमंत्री योजना से कराया जाएगा, आयुष्मान भारत से, वो कहते हैं मेरा तो इलाज हो ही रहा है फ्री में, मुझे तो सब कुछ फ्री में मिल रहा है, तो मैं क्यों कराऊँ? मैं ये फ़ायदा कहीं और उठाऊँगा, नागपुर में उठाऊँगा या हैदराबाद में उठाऊँगा, नहीं उठाऊँगा। इससे समस्या आ रही है, इसके लिए उनका काउंसलिंग करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मेरे जो लोग हैं वो उस तरह से काउंसलिंग नहीं कर सकेंगे जिस तरह से अगर उनका काउंसलर आता है और वो एक सप्ताह में बदल कर कराते हैं काउंसलर, तो वो अगर काउंसलिंग कराते हैं तो शायद हम लोग उससे बढ़िया कर सकेंगे। या उनका एक काउंसलर है और मेरा भी जो हेल्थ मैनेजर है वो भी काउंसलिंग का काम करे, और ताकि उनका जो करने का तरीका है उससे वो अवगत कर सके। एक दिन आकर के तलवार चला कर चले जाएँ, उससे नहीं समझता है कि सारा महीना चलता ही रहेगा। इसलिए काउंसलर भी एक उन्हीं लोगों की तरफ से एक नोडल अफसर, एक काउंसलर, एक जो तृतीय वर्ग कर्मचारी है वो, और एक हम लोग का जो ऑपरेटर्स होते हैं, डाटा ऑपरेटर, जिसको आयुष्मान मित्र भी कहते हैं, उनकी पदस्थापना हमारे इस DMCH कैंपस में जहाँ मैंने पोस्ट बनाया वहाँ की जाए, तभी आगे और ज़्यादा सफल हो सके। खासकर बता दें, आयुष्मान मित्र की अभी बहाली भी नहीं हुई है, लेकिन इतनी जल्दी से इस योजना को धरातल पर लाने का प्रयास किया गया है जिसके प्रति न तो मरीज और न ही जो अस्पताल प्रशासन, जो संबंधित लोग हैं वो इससे संबंधित हैं, जिस वजह से कई परेशानी हो रही है। खासकर आयुष्मान भारत को जन जन तक पहुंचाने से पहले इसमें संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक जानकारी देनी आवश्यक है, वरना यह कार्यक्रम विफल हो जाएगा। हम एक चीज़ जो जनरल हम ये जानना चाह रहे थे कि DMCH के अंदर मरीजों को कार्ड दे करके जो विभिन्न वार्डों में अचानक ज़्यादा परिजन बढ़ जाते जिससे समस्या होती थी, उसके लिए जो कार्ड इशू करना था एक मरीज के साथ 2 परिजन को एंट्री कार्ड, उसके लिए प्रयास प्रारंभ होना था, वो नहीं हो पाया। ठीक आपका कहना है कि मैंने इस अस्पताल में परिजनों के लिए सोचा था कि मरीज़ के लिए और परिजनों के लिए एक कार्ड दे, ताकि वो कार्ड दिखा के आएँ और कहाँ जाना है उसे बताया जा सके। लेकिन इस मेडिकल कॉलेज में ये शायद दुनिया का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जिसका न कोई आता है, न कोई एंट्री है, न कोई निकास है, जिसके कारण इसके 14-15 रास्ते हैं जहाँ से कोई आ सकता है, कहीं से कोई जा सकता है। कोई नियमित जगह नहीं है जहाँ पर उनको दिया जा सके। फिर भी मैंने इन इंसानों के बीच मुसीबतों के बीच हमने एक सोचा है कि जहाँ पर OPD चलता है वहाँ पर उन लोगों को दिया जाएगा, और OPD में जब दे दिया जाएगा या फिर इसमें भी ICU में भी इसमें भी दिया जाएगा, वार्ड में दिया जाएगा, और इनके साथ ये भी दिया जाएगा, इमरजेंसी में दिया जाएगा जहाँ से CCW जाते हैं, ताकि एक उनके परिजनों को और मरीजों को पहचान देने में, या यहाँ के ये लोग हैं कि बाहर के लोग हैं, उसको चिन्हित करने में मदद आएगी। अब रही बात की कार्ड बांटने की, उसे चिन्हित करने की, उसके लिए हमारा सिक्योरिटी एजेंट तंत्र भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। मेरा सिक्योरिटी गार्ड 100, 105 या 106 है, तो इतना कम है, और एक वार्ड में 4-4, 5 देना पड़ता है। तो इतनी सारी जगहें हैं, इतना सारा दरवाज़ा है कि कहाँ कहाँ सिक्योरिटी गार्ड रहे। फिर भी मैंने मैक्सिमम जगह पर मैंने सिक्योरिटी गार्ड के रखरखाव किया है, और हमें और भी पता है कि जो 2 पुलिस पिकेट बन रहा है, तो उस पुलिस पिकेट पर मेरे भी सिक्योरिटी रहेंगे और पुलिस भी रहेगी, और तब इस तरह से जब रहना होगा तो मुझे और सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह का ये कैंपस है, मैंने इस बार 120 की है, शायद अगर 300-400 भी किया जाए तो कम ही होगा, इतने जगह है।
3 तल्ला सर्जरी है, 2 तल्ला OPD है। तो इस तरह पर और एक अब जो रस इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस रस को कंट्रोल करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए हमें और भी इसकी ज़रूरत होगी। तो मैं आगे बात करूंगा कि इसे हम कितना देर तक बढ़ा सकते हैं। अभी तक हमने 10% बढ़ाया है। तो धीरे धीरे दरभंगा DMCH आगे की ओर बढ़ रहा है। हालांकि इतनी समस्याओं से जूझ रहा DMCH, जहां इनके कर्मचारियों, स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्स, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड कर्मचारियों का अभाव है, इस बीच में दरभंगा DMCH 3000 से अधिक मरीजों का इलाज प्रतिदिन करता है। ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर और भी विकसित करने के लिए सरकार की योजनाओं को और जो DMCH के अधिकारियों की समस्या है उसे दूर करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।